अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, सलमान गनी साहब और डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब। नाज़रीन, जाते जाते चीफ जस्टिस साहब ने बड़े केस का अहम फैसला सुना दिया है और पीडीएम की हुकूमत में की गई नैब तरमीम को कलअदम करार दे दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस फैसले के बाद बड़े बड़े सियासतदान एक बार फिर नैब के रडार पर आ जाएंगे। डिटेल में बात करेंगे प्रोग्राम में जाकर के कौन कौन नैब के शिकंजे में दोबारा फंस सकता है। लेकिन आज का हमारा सवाल ये होगा कि इस फैसले के कौमी सियासत पर असरात क्या होंगे और रिव्यू में जाने के बाद इस फैसले का मुस्तकबिल क्या हो सकता है। तो यह सब फैसले के सियासी असरात आपसे जानना चाहते हैं। स्पेशली इंतखाबात भी आने वाले हैं और वो सियासी जमातें जो इंतखाबी मुहिम की तैयारी में थी वो एक बार फिर नैब के चक्कर लगाएंगे। कौन से चक्कर यहाँ लगेंगे? हाँ, ये बात है, ये कानून हमने वो जो होता ना कुतर कुतर के अपने लिए बनाया था। तो बंदयाल बड़ा एक मशहूर गांव है हमारे खुशाब, साथ ही हमारे चकवाल के। वो जाते जाते एक लात मार गए हैं थोड़ी सी। वो एक उसमें था कानून जो हमने कुतर कुतर के बनाया था कि वो उसमें हमने एक शिक डाली हुई थी कि प्रीवियस जो पुरानी सजाएं हैं जिसमें हमारे मर्द इनकलाब जो लंदन हाल मुकीम लंदन है उनकी सज़ा भी उसमें आती थी कि अपील वो कर सकते हैं। तो जब ये कानून ख़त्म हो गया तो वो शिक भी गई। नहीं तो हम तो उम्मीद बनाए बैठे थे कि आएंगे जहाज़ से, अपील होगी, वो सारी चली जाएगी। एक इसमें मैं कह दूं, यहाँ जो हमारे मेहरबान हाथ उठा उठा के अकामे पे हुए थे, सिर्फ अकामे पे हुए थे। 1930 की दहाई में अमरीकी तारीख में सबसे बड़े गैंगस्टर एल कैपोन थे। कत्ल, एम्पायर थी शराबखोरी की, उन्होंने किया हुआ था। लंबी फहरिस्त थी उनकी, कुछ मिलता नहीं था उनको पकड़ने के लिए। फिर एक होनहार आदमी आया, उसने टैक्सेशन का एक उन पे चार्ज लगाया और वो जेल में गए किसी कत्ल डकैती की बिना पे नहीं, उस टैक्सेशन के उस पे गए। तो यहाँ जो ये अकामा था ये वो एल कैपोन वाला टैक्सेशन था और तो कोई हाथ आते नहीं थे। आज ही हमारे दोस्त जो हैं रऊफ क्लासरा, वो आजकल लिख रहे हैं एक सीरीज के जी ये बिजली महंगी कैसे हुई जी। तो आज उन्होंने दास्तान जो बताई है वो पढ़ के जो मज़ा आता है कि ये बिजली के ठेके जो वो चीन से वो कराने जाते थे। एक सिर्फ मिसाल आपको दूं, और ये नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट 20 बिलियन का था, कैंसिल हुआ, उसके बाद ज़्यादा बढ़ता गया। चीनियों ने ब्रीफिंग दी कि हम 37 बिलियन पे अब खर्चा बढ़ गया करने को तैयार हैं। हमारे जो शरीफ मेहरबान हैं इन्होंने कहा 37 क्या होता है, 57 पे कीजिए। 57 पहुंचते पहुंचते दास्ताने, मतलब मजेदार दास्तान, क्या बात है, ये 100 बिलियन तक पहुंच गया। प्रोजेक्ट का इंचार्ज कौन था? जब मरहूम ज़ियाउल-हक थे ना, तो एक हुआ करते थे खुश्क खल्क कारी खुशी मोहम्मद। वो जब उनकी जो है तलावत के बगैर मर्द मोमन मर्द हक की कोई महफिल मुकम्मल नहीं होती थी। उनके हुनहार फर्जंद नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के वो थे और हमारे मेहरबानों के खासुल खास थे। तो ये दास्तानें हैं। अब आपने क्या, आपका क्या तवक्को है कि चीनी हुकूमत आपको डॉक्यूमेंट देगी कि हमने तो 37 कहा था, आगे से इन्होंने कहा 57 का? ऐसे में प्रूफ नहीं मिलते। ठीक है। टोनी ब्लेयर ने इराक वॉर कर दी, चिलकट इंक्वायरी हुई, फलानी इंक्वायरी हुई, हर एक में बरियो ज़िम्मा, सब कुछ है। वो कोई टैक्सेशन वाली बात ही हाथ आती है या अकामा ही हाथ आता है? अकामा उन्होंने निकाल दिया, उस पे वो कर दिया, लेकिन यहाँ पे चीखो पुकारोगे सिर्फ अकामा पे, और हमारे मासूमों को मार दिया। मासूमों ने आना है, अभी कुछ तारीख भी शायद 21 अक्टूबर 21 को, और जरूर यहाँ पे पता नहीं क्या समा हो। फकीदुल मिसाल इस्तकबाल कह रहे हैं। फकीदुल मिसाल हमें, देखिए बात सुनिए, हमें पटवारियों को बीच में लाना पड़ेगा। ठीक है। ट्रैक्टर ट्रालियां बसें अपनी करनी पड़ेंगी। वो जो थे ना, वो क्या नाम था, कैदी नंबर 8, वो करते थे तो खुद खलकत आ जाती थी। यहाँ पे हमें पटवारियों का इंतजाम
करना पड़ेगा। इस बात में मैं दोबारा आऊंगी आपके पास, अभी हम बात करें इन तरमीम चकवाल की। वाले तो शामिर वैसे साहब, पटवारियों के कायल हैं। आपको क्या लगता है रिव्यू में भी जा सकते हैं, और क्या निगरान हुकूमत के पास मैंडेट है रिव्यू में जाने का, और रिव्यू में जाने के बाद जब जज बदलेंगे तो फैसला भी बदल सकता है या नहीं? देखें, जो बहस शुरू हुई है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं हो रहा कि उसका सिरा क्या है। सवाल आपका गंदम था, जवाब चना है। भाई ये जो नैब की तरामीम मनसूख की गई हैं, इसमें इसका कोई ताल्लुक नहीं है नवाज शरीफ साहब के मुकदमे से या अपील से। जो अपील का हक है उनको, वो दूसरे कानून के तहत दिया गया था, जिसका गला घोंट दिया गया, वो उसकी अलग समात होगी। प्रैक्टिस एंड इसका प्रोसीजर कोई बिल की ताल्लुक पीर नहीं को है। समात है और उसकी। नैब के जो अमूमी मुकदमात हैं, उनमें तो अपील का हक हासिल होता है। नैब की अदालत से अपील होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और फिर वहाँ से जाती है सुप्रीम कोर्ट में। तो नवाज शरीफ साहब के जो 2 मुकदमात हैं, उनकी अपीलें जो हैं वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। तो ये जो एक खलते मबस हो रहा है और हक़ाइक़ को खल्त मल्त किया जा रहा है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, ये नैब का जो ऑर्डिनेंस आया था या बल्कि बिल आया था, पार्लियामेंट ने तरामीम की थी, अब उनको उन्होंने कालअदम करार दे दिया। 3 रुकनी बेंच, अब 3 रुकनी बेंच में एक तो खुद चीफ जस्टिस थे, वो तो रिटायर हो जाएंगे, और उसके बाद नया बेंच बनेगा। अब जब नया बेंच बनेगा तो एक और एक का मामला हो जाएगा। मंसूर अली शाह होंगे, उन्होंने तो इख्तलाफी नोट लिखा है जी। वो कहते हैं कि अदालत जो है वो पार्लियामेंट के दायरा कार में इख्तलाफ यानी वो नहीं कर सकती, मुदाखलत नहीं कर सकती, क्योंकि हम गैर मुंतखब जज हैं, पार्लियामेंट के इस्तेहकाक को मजरूह नहीं कर सकते। वो तफसीली फैसला लिखेंगे, लेकिन उससे कतई नज़र अब यानी एक तो इजाजुल हसन साहब हैं, एक उनका फैसला होगा, अब एक उनका फैसला होगा जो मंसूर अली शाह साहब हैं। तो नए अब चीफ जस्टिस खुद बैठेंगे या फुल कोर्ट सुनेगी या लार्जर बेंच सुनेगा। तो मेरा ख्याल ये है, तो रिव्यू तो फाइल होगा। अगर निगरान हुकूमत नहीं करेगी तो स्पीकर कौमी असम्बली कर देंगे। अच्छा, क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो इससे मुतासर हो रही है। तो ये रिव्यू फाइल होगा। अब उसके बाद देखेंगे काजी फाइज ईसा जो हैं वो कैसा बेंच बनाते हैं। जो वो आज तक कहते रहे हैं उसकी रोशनी में देखा जाए तो फिर तो फुल कोर्ट की तवक्को रखी जा सकती है। अच्छा, और फुल कोर्ट बैठकर ये फैसला करेगी कि ये जो तरामीम है इनका क्या करना है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये तरामीम जो हैं और नैब का जो कानून है, ये जुडिशरी पर लागू नहीं होता, ये अफवाज पाकिस्तान पर लागू नहीं होता। अफवाज पाकिस्तान का कहना है हमारा एहतसाब का अपना निज़ाम है, अदलिया का कहना है हमारा एहतसाब का अपना निज़ाम है। तो फिर जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी भी तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मौजूद है ना, ऑडिटर जनरल मौजूद है, अकाउंटेंट जनरल मौजूद है, तो उनका अपना एहतसाब का निज़ाम क्यों नहीं है? तो ये तमाशा हमने लगा दिया है। ठीक है। एहतसाब के नाम पर अदारे पे अदारा बनाते चले जा रहे हैं। एक एंटी करप्शन का इंसदाद का महकमा है, एंटी करप्शन, उसके बाद FIA है, फिर उसके बाद पुलिस है, और फिर एक हमने नैब, इनके ये ओवरलैप कर रहे हैं। और इनके जब आप हदबंदी करने की कोशिश करते हैं तो अदालत जो है उसमें आके खड़ी हो जाती है। ठीक है। तो शम्स साहब, जो आप अदालत बात ने कर रहे हैं, जो भी सियासतदानों का भी फैसला यही किया है, एतराज़ है कि ये इदारा आज तक सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है। तो सलमान साहब, आपकी नज़र में खुद ये अदालत फैसला, कहती रही इसकी है। टाइमिंग? जी जी बिल्कुल अदालत के फैसले हैं। जी, मुझे आगे बढ़ना है शामिर साहब। सलमान साहब, आपकी नज़र में इस फैसले की टाइमिंग की क्या अहमियत है, और ये फैसला किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, टाइमिंग का तो पूरी कौम को पता है, एक्सपेक्टेड फैसला था, लेकिन हर अहम फैसला जुमे के रोज़ आता है, जिसके पाकिस्तान की सियासत पर भी असरात होते हैं और आने वाले हालात पर भी। अब देखें, आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको कहा था कि जिस तरह के फ़ैसले आ रहे हैं, पाकिस्तान की अदालत उज़्मा की एक इज़्ज़त व तकरीम है, और मैंने इसकी जद्दोजहद के हवाले से अपने फाजल मुअज़्ज़ज़ दोस्त का हवाला भी दिया था
कि इन अदालतों की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के हवाले से सिर्फ कोर्ट्स ने नहीं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस ने, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने और पाकिस्तान के मीडिया ने जद्दोजहद की है, एक कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन एक अरसे से फैसले कंट्रोवर्शियल थे। और क्यों कर थे? इसलिए कि उनके पास तो जाया जाता है कि कौम के अंदर तकसीम है, इस तकसीम को ख़त्म किया जाए और आगे की तरफ चला जाए। कि वहाँ पर तो अदालतों के अंदर तकसीम हो गई। और मेरा ख्याल आपने जिस 18 तारीख का हवाला दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अदालती तरीक़ेकार के हवाले से। अब ये जो बेंच है ना, शामी साहब ने भी जो बात की है, ये कंट्रोवर्शियल फैसले कोर्ट में ही मेरे ख्याल में आने वाले 2 हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में फैसलों के हवाले से अहम है, इसलिए कि इन फैसलों के असरात कौम पर भी होते हैं, मुल्क पर भी होते हैं और अदारों पर भी होते हैं। कि आप जब अपने मखसूस जजेस को साथ मिलाकर फैसले देंगे तो उन फैसलों से इस्तेकाम नहीं आएगा, उससे इंतशार और खलफशार पैदा होगा। और कोर्ट्स के फैसलों को हमेशा कौम ने तस्लीम किया है, लेकिन ये सब कुछ क्यों कर हुआ, कैसे हुआ? और आप 2 रोज़ पहले एक ऐसा फैसला करके, वो होता है ना कि जी तुद्दल छिट के थे आप बचो निकल जाओ, बाजे इस तरह के फैसले ख़ास तौर पे करप्शन के वाले से। और मेरा शुरू से आपको पता है कि मैं एक लाइन लेता हूँ कि पाकिस्तान के सियासतदानों पे ये एलिगेशन नहीं होने चाहिए। और पाकिस्तान की 74 साल तारीख ये बताती है कि महंगाई और करप्शन, इस पे अदारे भी बनते हैं, कानून साजी भी होती है, लेकिन बदकिस्मती ये है इसमें कमी आने की बजाय इजाफा होता चला जाता है। और बात है कि क्या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ही करप्ट हैं? और इसी फैसले में ये जो आज आया है, इसमें सरकारी मुलाजिम गायब हो गए हैं। और मेरा पूरा यकीन है कि सरकारी मुलाजमीन अगर सियासतदानों की या हुक्मरानों की मुआवनत ना करें ना, तो कभी करप्शन हो नहीं सकती। तो इसमें से वो भी गायब हो गए हैं, तो सियासतदान मुर्दे इल्ज़ाम ठहराए गए हैं। तो सियासतदानों को सफाई ज़रूर देनी चाहिए। बाकी ये जो आज एक कन्फ्यूजन तारी करने की कोशिश की गई है, या पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान के इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है, 2 हफ्तों के अंदर ये भी मामला ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, जाते जाते फैसला सुनाया गया है, जो आने वाले हैं वो इस फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे या फैसला बदल सकता है? देखें, इस वक्त का जो माहौल बना हुआ है उसके बारे में तो हम यकीनी तौर पे नहीं कह सकते कि अदालत उज़्मा के फ़ैसलों पर अमल होगा या नहीं होगा। कि 3-4 फैसले ऐसे हुए हैं जो बिल्कुल आइन के मुताबिक हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मसला था पंजाब असम्बली का, नहीं कराया गया तो किसी ने किसी को पकड़ लिया है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक फ़ैसले का ताल्लुक है, 2-3 चीज़ें मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ। एक तो यह है कि दुनिया का आज तक हमने कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं देखा जहाँ पे तकसीम ना हो। ये कहना कि अदालतों में तकसीम नहीं होती, मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। अमेरिका में एक नज़रियाती तकसीम रही है, 9 जजेज़ हैं, 10वां नहीं हो सका, 11वां नहीं हो सका, 9 के 9 हैं। रो वर्सेस वेड 1954 में आया था, औरतों को हक़ मिला था कि वो अबार्शन का उनको हक़ मिलता है, लेकिन वो तकसीम रही। ऐसे जजेस मौजूद थे जो उसको ओवरटर्न करना चाहते थे। ये नहीं है कि उसके ख़िलाफ़ अपील हो रही है, कि अदालत में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में ये गलतफहमी यहाँ पाई जाती है कि अदालत के फ़ैसलों को, सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं उनके ख़िलाफ़ आप, पाकिस्तान के निज़ाम में कोई रिव्यू का अमल है, लेकिन उसको अपील नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं कर सकते। लेकिन ये है, होता यह है कि कुछ अर्सा बाद, 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद वो सुप्रीम कोर्ट ख़ुद अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी कर सकती है। रो वर्सेस वेड अभी उन्होंने ओवरटर्न कर दिया है। वो जो कवानीन की बात हो रही है ना कि पार्लिमान सुप्रीम है, पार्लिमान सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम आपका आइन है। अब किसी मामले के बारे में आइन क्या कहता है उसके बारे में फ़ैसला पार्लिमान नहीं कर सकती, उसके बारे में आपकी अदालत उज़्मा फ़ैसला करती है कि कानून, आइन क्या कहता है। कोई आइन, कोई ऐसी है जिससे कि आपने कानून बनाया है, यहाँ पे आप बात होती है ना कि पार्लिमान की बालादस्ती है, कुछ भी कर सकती है, नहीं कर सकती। अच्छा, कोई कानून आप बनाते हैं, उसकी जो कसवटी है उसको परखने की, वो आपका आइन है। और अगर कोई शक आइन से मुतसादिम है तो वो खारिज कर दी जाती है। यहाँ तक हुआ है, हिंदुस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके फ़ैसलों को हम एक प्रेसिडेंट के तौर पे
मिसाल के तौर पे हम लेते हैं, बरतानिया के, दुनिया के भर के लेते हैं। हमारी अपनी मिसाल भी कायम है कि यहाँ तक कि अगर आप आइन में तरमीम भी करते हैं और वो अगर तरमीम आपके आइन से मुतसादिम है किसी शख्स से, तो वो आइन की में तरमीम भी तस्लीम नहीं की जा सकती। अच्छा। तो मेरा ख्याल ये है, एक बात ये देखें, हम बर्बाद ऐसे नहीं हुए। बर्बाद हम इसलिए हुए हैं कि हमने इदारों को तबाह किया है, हमने हर इदारे को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है कि जो फैसला किसी साहिब इक़्तिदार या किसी हुक्मरान घराने के ख़िलाफ़ आता है, कहते हैं ये गलत फ़ैसला है, ये गलत सुप्रीम कोर्ट है, ये गलत बेंच है, वो फैसले सही हैं जो हमारे हक़ में आते हैं। ठीक है। ये अगर हम इस बात की इजाज़त देते रहे तो हमारे सुप्रीम कोर्ट की साख ख़त्म हो जाएगी। फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है गलत है, सही है, आप उसको तस्लीम करें, नहीं करेंगे अफरा तफरी होगी, फिर क्या होगा। तो ये है कि जब बर्बाद हम क्यों हुए हैं, इदारे तबाह किए हैं और करप्शन है मुल्क के अंदर। करप्शन ये नहीं है कि नौकरशाही के अंदर है, हर मकाम के ऊपर है। एग्जैक्टली। ज़िम्मेदार कौन होता है? ज़िम्मेदार वो होती हैं जिनके पास सियासत होती है, जो कमीरा मनाते हैं, जो वज़ीर आज़म होते हैं, जो वज़ीर आला होते हैं। कहानी पे कहानी है पाकिस्तान के अंदर, सारी दुनिया के अंदर मौजूद है। कहते हैं एहतसाब नहीं होना चाहिए, सियासतदानों का होना चाहिए। एक आखिरी बात मैं कहता हूँ, शामी साहब बात कर रहे थे कि जी उन्होंने अपना एहतसाब का अमल बनाया, उन्होंने अपना एहतसाब का अमल, किसी ने बनाया हुआ है तो गलत है। एक ही एहतसाब का तरीका होता है, सब के लिए एक ही कानून होता है, सब के लिए एक ही अदालत होती है, सब के लिए एक ही मयार होता है, उसको कहते हैं कानून की हुक्मरानी। ठीक है। लेकिन अया साहब, बात हो रही थी कि सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब ही क्यों, नैब के हवाले से पहले भी जिक्र किया, अदालत भी ये कह चुकी है और फिर सियासतदान भी एतराज़ करते हैं। जब भी जो हुकूमत में आता है वो नैब को इस्तेमाल करता है अपोजिशन के ख़िलाफ़, अब भी ऐसा ही हो रहा है। तो कह रहे थे कि ये कदगन लगाई गई थी कि कोई सियासी इंजीनियरिंग दोबारा ना हो, क्या ये दुरुस्त है? कौन से सियासतदानों का एहतसाब है, किसको सजा हुई है? हमारे मोहतरम इनकलाबी जो लंदन बैठे हुए, कौन सी सजा मिली है? आराम से लंदन बैठे हुए हैं, जमानत पे गए, और प्लेटलेट की बीमारी हमें मेडिकल सर्टिफिकेट तो किबला ला के देते हैं, क्या है वहां पे भी आ रहे हैं, वहां पे सब कुछ है। हमारे मोहतरम शहबाज शरीफ मर्द-ए-आन पंजाब, वो क्या थे, खदम आला पंजाब और बाद में पाकिस्तान, हुदैबिया पेपर मिल चुका, इतना बड़ा मुकदमा, वो बेचारा FIA का डायरेक्टर, उसकी मतलब वफात भी होगी, इतने थदियां, कहाँ गया, कुछ भी नहीं। अब रमज़ान शुगर मिल्स खुल जाएगा ना इस खुलेगा तो पहले खुला था तो क्या हो गया था, रमज़ान शुगर मिल बंद हो गई है, दादा जान के नाम पे मिल है, दादा जान के नाम पे बिल, और कोई बंद हो सकती है? क्या बातें कर रही हैं। और ये जो है इज्जत माब इसहाक डार उर्फ मुंशी डार, इन्होंने खुद कन्फेशनल स्टेटमेंट इतना बड़ा दिया था, सफा दर सफा मुशर्रफ के जमाने में। क्या हुआ? अब भी, तब भी समझी थे, आज भी समझी है, कुछ हुआ उनका, बेड़ा घर कर गए कौम का। ये जो डॉलर शॉलर जो आप ये कर रहे हैं, आप पे असर नहीं पड़ा, वो तो नजर आ रहा है आप पे, बाकी कौम पे जो असर बाकी कौम पे जो असर पड़ा है, ये डार साहब की गिफ्ट है। तो किसका एहतसाब हुआ है? जो हमारे ओमनी ग्रुप वाले हैं, कोई एहतसाब हुआ उनका? आज हमने पालिश पुलिश करके बिलावल भुट्टो जरदारी कैसे जमहूरियत पसंद हमने आगे प्रेजेंट कर दिया कि सारी पाकिस्तान की जमहूरियत आज चैंपियन उसके हमारे फर्जंद वो हैं। तो ये अब क्या कह रहे हैं कि ये सियासतदानों को इतराज है। आज देखें काबीना में हमारे मोहतरम फवाद हसन फवाद वजीर बन गया ही नहीं थी। मतलब आप किबला कोई मिठाई वगैरह तकसीम किया करें, मिठाइयाँ लाया करें। आहद चीमा स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बना, आपने कोई मिठाई तकसीम की? मैं असल में एक और है, तीसरा उसका नाम नहीं आता। माजी की नफी करते हैं यहाँ पे, हम तारीफ सुनते रहे आपसे, ये आप नहीं, आप माजी की नफी करते हैं, हमने कभी नहीं माजी को बुरा कहा। आप यहाँ पे आप मुस्कुरा रहे हैं साथ। काबीना हमारी, ठीक है, इलेक्शन कमीशन हमारा, राजा साहब हमारे, वो जो है निचली अदालतें, निचली अदालतें हमारी, प्रोसिक्यूटर हमारे, FIA हमारे, सब कुछ है, लेकिन इलेक्शन हमने फिर भी नहीं कराने। लेकिन अभी भी एक रुकावट है, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसकी समाअत 18 को होने जा रही है, जिसके तहत नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार होनी है। तो शामी साहब, क्या नवाज शरीफ साहब अदलिया की तरफ ही देख रहे हैं वापस आने के लिए, रिलीफ के लिए, या फिर फैसला हो चुका है कि वो वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को? नहीं, वापस तो वो आ रहे हैं, उनको
आके यहाँ सियासत करनी है, अदलिया की तरफ भी देखना है, अवाम की तरफ भी देखना है और हमारे दोस्तों की तरफ भी देखना है जिनके सीने पे सांप लौट रहे हैं। देखिए, मुझे एक बात सर, उनका बताएं, काम कर रहे हैं। मैं समझने से कासिर हूँ। एक शख्स जो है उसको 2/3 अक्सरियत की हमायत हासिल थी, उसके खिलाफ बगावत की गई, हाईजैकिंग का मुकदमा बनाया गया, उम्र कैद की सजा दी गई, उसका कारोबार तबाह किया गया, उसको सारी उसके ख़ानदान को मुल्क से बाहर निकाल दिया गया, अभी कलेजा ठंडा नहीं हुआ। उसके बाद वो जब तीसरी बार वज़ीर आज़म बना, फिर उस पर मुकदमा चलाया गया, उसका इक़्तिदार ख़त्म किया गया, सियासत में हिस्सा लेने की पाबंदी लगाई गई, जेल डाला गया, बीवी जो है वो बिस्तर मरग पे थी और यहाँ वो जेल में था, और फिर उसकी बेटी जो है उसको भी जेल में बंद किया गया। तो भाई और कलेजा कितना ठंडा होगा, और कार्रवाई क्या होगी, और इंतकाम क्या होगा, और एहतसाब क्या होगा। हम बातें क्या कर रहे हैं, दिन रात हम मुबालगा करते हैं, हक़ाइक़ से मुँह चुराते हैं और लोगों को वरगलाते हैं। और फिर ये जो बात ये हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट में इख्तलाफ होता है, एक जज दूसरे से इख्तलाफ कर सकता है, और वहाँ अमेरिका में भी इख्तलाफ होता है, इंडिया में भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता अमेरिका में कि जूनियर जज बैठा लिए जाएं और सीनियर जज पीछे धकेल दिए जाएं। अभी एक स्टडी की है 3 कानूनदानों ने, उन्होंने बताया है कि हमारे चीफ जस्टिस जो हैं, गुज़श्ता 4 चीफ जस्टिस वो क्या करते रहे हैं, और अहम मुकदमे और सियासी मुकदमे अपनी मर्जी के जजों के पास लगाते रहे हैं, और सीनियर जजों को उन्होंने कॉर्नर किया है, उनसे पूछते नहीं थे। ऐसा नहीं होता अदालतों में, अदालतें जो हैं उसमें तमाम जज बराबर होते हैं। सीनियर जज अहम मुकदमे सुनते हैं या फुल कोर्ट सुनती है, अमेरिका में फुल कोर्ट सुनती है मुकदमात। अब ये अहम मुकदमात जो होते हैं, और यहाँ भी यही मुतालबा किया जा रहा था कि आप फुल कोर्ट मुकर्रर कर दीजिए, फुल कोर्ट सुन ले, मुतनाज़ा मामलात का फैसला कर दे, अच्छी तरह बहस हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट को तो अपने फैसलों पे खुद अमल कराना होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू के नफाज के लिए फैसला दिया, उस पर अमल नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में लोकल बॉडीज के हक में फैसला दिया, उन्हें बहाल किया जाए, उन पर अमल नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई इंतखाबात का फैसला दिया, अमल नहीं कराया। तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। अगर वो नोटिस नहीं लेगी, फैसला हवा में छोड़ देगी, तो सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए। वो करना किसको जरूरत हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने। ठीक है, आप कह रहे हैं अहम मामलात पर फुल कोर्ट बनना चाहिए, और देखना है आने वाले दिनों में मामलात फुल कोर्ट में जाते हैं या फिर ऐसे ही मामलात हल होते हैं। लेकिन उससे पहले सलमान साहब, आने वाले दिनों में जो आने वाला सियासी मंजरनामा है, उसमें ये सियासतदान आपको इंतखाबी मैदान में नज़र आ रहे हैं या फिर इस फैसले के तहत जेल यात्रा पर? देखिए, एक तो भरपूर कोशिश की गई है पाकिस्तान के इस सियासतदानों पे असरअंदाज होने की, और उन्हें ये नहीं पता जो साहब हुए हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है कि इसी की जद में कुछ और लोग भी हैं। बात यह कि उस वक़्त जब 1 पेज था और वो साहब रोज़ खड़े होकर कहते थे कि मैं सियासी मुखालफिन चोर हैं, डाकू हैं, आज वो भी जेलों के अंदर मौजूद हैं। अगर एक घड़ी का इशू था तो गाड़ी का इशू भी था। तो बात यह कि सियासतदानों को इस सारी सूरत हाल से सबक हासिल करना चाहिए। और वो जो कोर्ट्स के हवाले से कहा गया कि तकसीम, देखें, इख्तलाफ राय, ठीक कहा शामी साहब ने, इख्तलाफ राय होता है, आप फरीक नहीं होते। पूरे पाकिस्तान में एक तअस्सुर था। देखें, हम वो लोग हैं जो इसी लाहौर की सड़कों पे अय्याज साहब के साथ मिलके हमने इनकी आज़ादी की जद्दोजहद करते रहे हैं। क्या हमने इसलिए इनकी आज़ादी की जद्दोजहद की थी कि आप फ्रीक बन जाएं सियासी कुफ्तों के साथ? और फिर अभी डॉक्टर साहब बैठ के कह रहे थे इदारे बर्बाद। वो भाई सियासतदानों ने तो बयानात से किया होगा ना, किसी पे असरअंदाज होने की। डॉक्टर साहब, यहाँ पर अदारों पर हमले किए गए हैं, और उन अदारों पर किए गए हैं जिनके बारे में हमारा दुश्मन भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता था। 9 मई के वाक़यात सियासी कुव्वत ने किए हैं, जो लोग उन्हें बरसत इक़्तिदार लेके आए थे, उनके ज़ाती और सियासी मफादात के लिए उन्होंने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को टारगेट किया है। बात ये सिक्योरिटी इदारे पाकिस्तान की बका और सलामती के एजामन हैं। अगर हम उन पर असरअंदाज होंगे
तो दुश्मन कौन सी ऐसी कमी छोड़ रहा था जो हम पूरी कर रहे थे? मेरा ख्याल इस हवाले से सबका रिकॉर्ड, बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस ने तो बयानात की हद तक किया है, इन्होंने तो अमली तौर पे किया ठीक है। और क्या आप इसमें फख्र कर रहे हैं? और मैं समझता हूं कि मैं एक हवाला देना चाहता हूं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक एहतसाब कमीशन की बात की गई थी, पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने, उसकी कोई 30-35 मजाल से कायमा की मीटिंग्स अटेंड की गई। इनको सियासतदानों को खुद चाहिए था कि ये खुद चीज़ें ड्रा करते, और नैब का कानून तो हर दौर के अंदर इस्तेमाल होता रहा है, और नैब के कानून सबसे ज़्यादा सियासी मुखालफिन के खिलाफ किसने इस्तेमाल किया है? मैं समझता हूं कि वो जो किसी के लिए गड़क होता है ना, वो उसमें गिरता ज़रूर है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है ना कि सियासतदान हर दौर में आलाकार बनते रहे हैं दूसरों के खिलाफ, इनमें यूनिटी होती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी, ये जो फैसला हुआ है, कलअदम करार दिया गया नैब तरमीम को, क्या पीटीआई की लीडरशिप भी इससे मुतासिर होगी? देखें, इसमें 1800 लोग हैं जो मुतासर होंगे। 1800 सारे सियासतदान हो सकते हैं या हैं? कितना सियासतदान है 1800 में से? तो ये मौजें मेले करने वाले बेशुमार लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। पूरा एक जो हुक्मरान तबका गालिब आ चुका है, उसमें सियासतदान, उसमें आपकी बिजनेस क्लास भी है, उसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं, सब लोग हैं, और ये उन्हीं में से हैं 1800 लोग, वो मुतासर होंगे। बात यह है कि अगर एक दुनिया में कानून है और ये एक जमहूरी कदर भी है और जमहूरी अखलाकियात भी है, मुआशरे की भी है, कि अगर मेरे पास कार है, हुकूमत का इदारा मुझसे पूछ सकता है कि आपकी आमदनी के ज़राए तो ज़रा बताएं कि आपके कहाँ से हैं, आपकी ये कार कहाँ से आई है। हम कहते हैं हमसे ना पूछें, हमारा हर चीज़ जायज़ है। कि लोगों के पास दुनिया भर की आसाइशें हैं, टैक्स नहीं देते। एग्जैक्टली। अगर आपके घर से पैसे निकलते हैं, आपने जायदाद बनाई है, कि जो कहते हैं कि जी आपके ये जो अभी 2 निगरान ब्यूरोक्रेट्स बने हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं। क्या मुकदमात हैं? कि उनके जी असासे ऐसे हैं जिनके लिए कि आमदनी के कोई पता चलता नहीं चल रहा। तो क्या ये कहते हैं नहीं नहीं, ये कानून में क्या इन्होंने तरमीम की? तरमीम कानून में उन्होंने ये की नैब के कि हुकूमत या नायब का इदारा ये साबित करेगा अदालत में कि किसी ने नाजायज़ तरीके से दौलत बनाई है। नहीं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि दुनिया के किसी मुहज़्ज़ब मुल्क का कानून मुझे बता दें कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, इदारों के ऊपर, एहतसाब के इदारों पे होता है, या आपके होता है। आपने बताना है कि मेरी आमदनी कहाँ से है। ये दुनिया का कानून है। मामूली सी भी लग़ज़श हो तो आप पकड़े जा सकते हैं। यहाँ कहते हैं ये दूसरी बात कि इन्होंने कानून में तरमीम की, कितनी देर लगी कानून में तरमीम करने में? ऐसे कानून में आप कहते हैं कि अदालत उज़्मा में सब जजेस को बैठना चाहिए, कोई एतराज़ नहीं, सारे बैठ जाएं, क्यों नहीं है? लेकिन आप अदालत को आप एक जमहूरी फोरम बनाना चाहते हैं कि देखेंगे मेजॉरिटी कहाँ किस तरफ को जा रही है। ठीक है। दलील की बात होती है। कानून हमेशा मफादे आमा में बनता है, और अक्सरियत जिस तरीके से बनाती है कानून, ये दुनिया में ऐसा नहीं होता। इसमें 13 जमातें इकट्ठी थी, उन्होंने कहा कि इस तरह से कानून बना दो। कितना डेलिब्रेशन हुई, कितना आवाम में गया, कितना जो लायर्स फोरम में उनमें गए। दोनों ब्यूरोक्रेट अपने हैं, थोड़ा नरम तो उन 13 जमातों ने सिर्फ अपना ही मफाद देखा ना, अपना मफाद देखकर ये तरामीम की, और आज इन तरामीम का जो मुस्तकबिल है वो आपके सामने है। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना और बात करनी है। पीपल्स पार्टी आजकल कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी उनके बड़े ख़दशात हैं कि एक जमात को मिल रही है लेवल प्लेइंग फील्ड। वो कौन सी जमात है, उस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी का कल सीईसी का इजलास हुआ, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया जा रहा है बड़े ज़ोरों शोर के साथ कि वो जल्द अज जल्द इंतखाबात की तारीख दें। और इसके साथ साथ यासब हम देख रहे हैं कि किसी एक जमात के पास लेवल प्लेइंग फील्ड होने का एतराज़ भी कर रहे हैं। बिलावल साहब, ये क्या हो रहा है, किसको सुना रहे हैं ये बातें? वो जैसे वो एनिमल फार्म में है ना जी, सब बराबर हैं लेकिन कुछ दूसरों से ज़्यादा बराबर हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड सारों के लिए है, लेकिन कईयों के लिए थोड़ी सी ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड है।
काबीना भी अपनी, वजीर भी जो भर्ती हो रहे हैं अपने, इलेक्शन कमीशन भी अपना, राजा साहब जो हैं वो भी अपने, तो फिर जो है ये एतराज़ तो बिलावल भुट्टो का बनता है। लेकिन भाई हमारे हुकूमत के पल्ले- मजे भी तो लिए ना इनके साथ 16 माह, हमारे हैं जी, इक़्तिदार के मजे भी लूटे 16 माह। इक़्तिदार के मज़े बिल्कुल लिए, और ये भी देखा कि जो बैंड बजा फिर नून लीग का, वो भी देखा, पीछे से वो खुश भी होते रहे। वैसे एक बात है, जो पीडीएम ने अपना बैंड बजवाया है ना, इसीलिए ये इलेक्शन का आप पता नहीं कब ये होगा। ये 14 माह में 14-16 माह 16 माह जो रिकॉर्ड कायम हुए, तौबा तौबा। हमने वैसे पाकिस्तान में नाअहली के बड़े बड़े हमने तजर्बात देखे हैं, पर ये जो 16 माह इसने सब चीज़ क्रॉस कर दी। और मुंशी साहब और ये जो है, और वो तालियां बजाते मुल्क का बैंड बजा गए, और शहबाज शरीफ साहब वो गए वहाँ पे खुश और खुरम, वहाँ पे वो आपके दोस्त है ना, वो देखा है टाइमिंग ठीक है। खुश लिबास, वो लिबास वापस आ रहे हैं वो वो, है। वापस आ रहे हैं वो भी, है जी, शहबाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं। वापस बात सुने जी, कारोबार बाहर, घर बाहर, पर हुकूमत तो यहाँ करनी है ना। वहां तो कोई आपको लोकल काउंसलर नहीं मुंतखब करेगा। लंदन में कोशिश करें ना लोकल काउंसिल की खड़ा होने ठीक की, है। वो तो यहीं के मजे हैं, यहीं के खादमे आला, यहाँ के वो तीसरी बार वजीर आजम। ये एक बात है, ये जो है ना, ये जो अटक वाले हैं, अटक जेल वाले हैं, इन्होंने सारा मजा खराब किया। ये पंजाब हमारी प्रोविंस हुआ करती थी, हमारी स्ट्रॉन्ग होल्ड थी, किला था, इसने आके सारा वो खाक में आज मिला पीपल्स पार्टी ने भी इस पर बात की है। शामी साहब, पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें 2013 में साजिश के तहत पंजाब से निकाला गया, और उनका मुखातिब कौन है, और क्या वाकई वो बर वक्त इंतखाबात चाह रहे हैं? देखिए, जो पीपल्स पार्टी बेचारी है, अगर वो कुछ अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है और उसके लिए कोई बयानियाँ घड़ने की कोशिश कर रही है, तो आपको तो उस पर क्या एतराज़ है? उनको बेचारों कुछ कोशिश कर लेने दें। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, उनके भी अरमान हैं, जो तो अरमानों को पूरा होने दें। वो भी अगर थोड़ी बहुत जगह बना लें तो क्या हर्ज है? देखिए, जहाँ तक बात हो रही है ना, ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, इसकी बात तो करनी चाहिए इमरान खान को, पीटीआई को। इनके साथ क्या हुआ है? यानी शिकवा तो उनका बनता है ना अगर वो करें, तो इसलिए ज़रा थोड़ा तवाज़ुन कायम कर लें। और अभी यहाँ बात हो रही थी फवाद हसन फवाद की, अहद कीमा की, और भाई मेरे अल्लाह के बंदो, वो नैब की तरामीम से मुस्तफिज नहीं हुए। उनके बारे में अदालतों के फैसले तो पढ़ लें। उन्होंने वजीर आज़म के खिलाफ, वजीर आला के खिलाफ वादा मुआफ गवाह नहीं बने, उसकी कीमत अदा की, महीनों कैद रहे, सी क्लास में रखा गया, उन पर पहाड़ तोड़े गए सितम के, और उसका हम कोई बात नहीं कर रहे, और अल्जाम पे अल्जाम दोहराते चले जा रहे हैं। ये हमें भी कोई पूछे ना, कोई पाकिस्तान में भी कोई डेफेमेशन का लॉ हो तो हमें भी पूछे। ठीक है, हम तो लोगों की तौहीन करने को अपना हक समझते हैं। ठीक है शामी साहब, मुझे बात करनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात पर। अभी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो सलमान साहब से जानूंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सलमान साहब, आपकी नज़र में क्या पीपल्स पार्टी वाकई जल्दी इंतखाबात चाहती है? देखिए मरियम, एक तो बात जो अभी शामी साहब ने कही है कि फवाद हसन फवाद या आहद चीमा, उन्होंने नैब के इस तरमीमी कवानीन का फ़ायदा नहीं उठाया। उन्होंने फेस किया है, जेल भी काटी है और कानून फेस भी किया है, और ये बात दुरुस्त है कि हमें इस तरह की इल्ज़ाम तराशी से परहेज़ करना चाहिए। दूसरी बात है, जहाँ तक पीपल्स पार्टी की है, देखें बिलावल साहब और उनकी पार्टी के लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा इसरार कर रहे हैं जल्द इंतखाबात पे। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो बात यह है कि मैंने कुछ रोज़ पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि कराची में कुछ लोगों पे हाथ पड़ा है। मैंने कहा था वो हॉट वाटर में, और अगर इलेक्शन डिले होते, वो ये समझते हैं कि इस वक्त तक तो सिंध पे वो समझते हैं कि आने वाले इंतखाबात में वो एक अक्सरीती जमात के तौर पे होंगे। अगर ये डिले होते हैं तो फिर मामला उनके लिए गड़बड़ है। अलबत्ता आपको याद है कि लास्ट टाइम
इतवार के रोज़ मैंने आखिरी फिक्र आपको कहा था कि प्रेसिडेंट साहब 100% डेट देंगे। मेरा आपसे सवाल है कि वो जो 6 नवंबर की डेट दी है, पाकिस्तान का कोई बाशऊर शख्स इस बात पे कहता है कि 6 नवंबर को इलेक्शन होंगे। मेरे ख्याल प्रेसिडेंट साहब ने अच्छा नहीं किया अपने साथ भी और ठीक अपने है। मनसब के साथ भी। इलेक्शन होने चाहिए, देखिए वो एक असूली मौक़िफ़ दुरुस्त है 90 रोज़ का, ठीक है। लेकिन बात यह कि क्या 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाएंगे, नहीं होंगे। मुमकिन है कि इलेक्शन नहीं। होने चाहिए और पाकिस्तान की पोलिटिकल फोर्स के तर्ज अमल पे इसका लेकिन इन्हिसार है। पीपल्स पार्टी भी तो यही बातें कर रही है ना कि 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए, जो नई हल्का बंदी हैं उसका शेड्यूल बिना हो मजीद रहा है। आप महदूद कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आवाम का दर्द सीने में उठ रहा है बिलावल भुट्टो के, या फिर मामलात कुछ और हैं जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं? देखिए, एक तो ज़ाहिर है कि उन्होंने ऐसा कोई मौक़िफ़ अख्तियार नहीं किया कि जिससे मालूम हो कि वो वही पॉलिसी अपनाए हुए हैं जो मुस्लिम लीग नून की है। पंजाब में वो अपना मकाम वापस लेना चाहते हैं। उसके लिए वो एक अलहदा से बयानिया बना रहे हैं, और क्या ये आगे चलता है या नहीं चलता है वो अलहदा बात है। उन्होंने बात ये की है कि जी हम तो चाहते हैं कि जो आइन में लिखा गया है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, वो ये नहीं कह रहे कि 90 दिन से पहले कराए। 90 दिन की जो बात है वो आइन की बात है। आइन के अलावा और कोई बात क्या कोई कर सकता है? सदर ने तो वही बात की है 90 दिन के अंदर, कि 90 दिन के अंदर बात ना करें तो और क्या बात करें? कि क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, निगरान वज़ीर आज़म को, या इससे पहले जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उनको मालूम नहीं है कि असम्बलियाँ जब तोड़ते हैं तो 90 दिन के बाद इंतखाबात होते हैं? ये कोई अभी तो मालूम नहीं हुआ, तो उसके लिए सबको तैयारी करनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी की कोशिश यही है कि वो अलहदा से वो पीडीएम का हिस्सा ना बने। अभी वो एक तो निकल भी गई थी लेकिन उनके साथ भी रहे। लेकिन मुश्तरका मफादात काउंसिल में तो बैठे हुए थे ना, जिसमें फैसला हुआ था। जी बिल्कुल बैठे हुए थे, लेकिन वो उनकी कोशिश ये है कि कैसे पंजाब वापस लिया जाए। लेकिन ये है कि पंजाब को लेने के लिए सारी कैफियत तारीख क्यों हुई? आगे माजी में तो ऐसे नहीं होता रहा। वो देखिए, वो इसलिए तारी हुई है कि उनके ऊपर वो ये समझ रहे हैं कि जो कबीना है उसमें उनके अपने बंदे इतना नहीं है अच्छा। जितना होने चाहिए। 2-4 उन्होंने डलवाए हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पे जो इस वक्त गलबा नज़र आता है, और उनको एक खदशा है कि गालिबा जो मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कहीं पे की जा रही है, उनके मंजूर नज़र कोई और हैं। अच्छा। उनको इग्नोर किया जाए, इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड की वो बात कर रहे हैं, या सब कुछ क्लियर करना चाहते हम हैं? तो फवाद हसन फवाद और आहद चीमा को मुबारक दे रहे थे। तनकीद का एक लफ्ज नहीं निकला। शामी साहब किबला और ये जो है कहते हैं मुबारकबाद ऐसे दे रहा हूं, तनकीद नहीं मैं करनी मुबारकबाद चाहिए। दे रहा हूं, मैं इसलिए दे रहा हूं कि वो कोई करप्शन में मुतला नहीं, उन्होंने हम फेस तो किया है। मुबारक दे साहब, रहे आप हैं खड़े तो आपको जो ना किसी बात पे तो आप ठीक खड़े है, हो ना। उन्होंने वजाहत की है। प्रोग्राम किसी का बात पे वक्त तो खत्म खड़े हुआ हो। जाता है, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।